अस्सलाम वालेकुम बेटा। उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक होंगे। एडिटोरियल्स एक्सप्लेनेशन सीरीज की एक और वीडियो आपके सामने प्रेजेंट की जा रही है। बेटा जो पहला एडिटोरियल है हमारा, वो पाकिस्तान ऑब्जर्वर न्यूज़पेपर में पब्लिश हुआ है और ये इंडो यूएस डिफेंस एक्स थ्रेट टू पाकिस्तान के टाइटल से जो है वो पब्लिश किया गया है। अब नाम से ही आपको पता चल रहा है कि ये जो है वो कोई यूएस और इंडिया के दरमियान जो है वो कोई डिफेंस एक्ट साइन होने जा रहा है या अप्रूव होने जा रहा है या पास होने जा रहा है, उसके परस्पेक्टिव में लिखा गया। जुलाई के अंदर बच्चे, मैंने जैसे आपको बताया था कि यूएस के कांग्रेस में एक सेनेट, कांग्रेस के अंदर जो अपर हाउस है सेनेट, वहां पर जो है वो एक सेनेटर है मार्को रूबियो, जिनका ताल्लुक रिपब्लिकन पार्टी से है और वो फ्लोरिडा से आते हैं। और वो तकरीबन 2011 से ही जो है वो सेनेटर हैं रिपब्लिकन्स के। और वो रिपब्लिकन पार्टी में बड़े इन्फ्लुएंशियल पर्सन हैं और इवन 2015 में वो प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट के लिए भी अपने आप को पेश करना चाहते थे, बट 2016 में उन्होंने अपना नाम जो है वो इस रेस से निकाल दिया। तो आप समझ सकते हैं कि उनका जो है वो काफी असर रसूख है और हो सकता है कि फ्यूचर में वो कहीं प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट बन के आ ही ना जाए। तो अब बेसिकली जो जुलाई में इन्हीं इन्हीं सेनेटर ने जो है वो मार्को रूबियो ने कांग्रेस के अंदर एक बिल जो है वो सबमिट कराया था, जिस बिल का मकसद था कि इंडिया के साथ अपनी डिफेंस डील को, वेपन्स की डील को इंक्रीज किया जाए ताकि चाइना के इन्फ्लुएंस को टैकल किया जा सके और पाकिस्तान का जो परसीव्ड थ्रेट है उसको एड्रेस किया जा सके। और इस बिल के अंदर जो बात की गई थी कि यूएस को चाहिए कि वो इंडिया को बिल्कुल उसी तरीके से ट्रीट करे जैसे कि उसके क्लोजेस्ट अलाइज हैं, लाइक जापान, इसराइल या नेटो मेंबर कंट्रीज जो होते हैं। और उनको उसी तरह डील करने का मकसद ये है कि इंडिया को मॉडर्न टेक्नोलॉजी, मॉडर्न वेपन्स और सिक्योरिटी असिस्टेंस जो है वो अमेरिका को प्रोवाइड करनी चाहिए। अब बिल और क्या कहता है बिल, जैसे मैंने आपको बताया कि बिल चाहता है कि ये मार्को रूबियो जो है ये चाहता है कि इंडिया को उसी तरीके से ट्रीट करें, इंडिया को उसी तरीके से मॉडर्न टेक्नोलॉजी, मॉडर्न वेपन्स दिए जाएं जिस तरीके से अमेरिका अपने करीबी इत्तेहादियों को देता है। दूसरा, मार्को रूबियो ने इसमें यह भी सजेस्ट किया है कि यूएस गवर्नमेंट को पाकिस्तान के बारे में एक रिपोर्ट सबमिट करनी चाहिए कांग्रेस के अंदर, जिसमें यह बताया जाए कि जो एलिजिड इंडिया, जो पाकिस्तान के ऊपर एक इल्जाम है कि एलिजिडली पाकिस्तान जो है वो इंडिया के अंदर वायलेंस को प्रमोट करता है, टेररिस्ट एक्टिविटीज को प्रमोट करता है, उससे रिलेटेड अमेरिकन गवर्नमेंट एक रिपोर्ट जो है वो पब्लिश करे। फिर बिल ये भी प्रपोज करता है कि अगर पाकिस्तान पे ये साबित हो जाता है कि पाकिस्तान इंडिया के अंदर टेररिज्म में और वायलेंट एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है, पर्टिकुलरली पंजाब, कश्मीर एंड आसाम, तो पाकिस्तान के ऊपर जो है वो सैंक्शंस लगानी चाहिए और पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी एड है उसको रोकना चाहिए। ठीक है, तो ये इस बिल में जो है वो बात की गई। उसके अलावा यहाँ पर एक आपको नजर आ रहा है CAATSA। बेसिकली CAATSA क्या है? ये एब्रीविएशन है काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शन एक्ट। ये एक्ट अमेरिकन कांग्रेस ने जो है वो 2017 में पास किया था, जिसका मकसद था कि उन कंट्रीज के ऊपर सैंक्शंस लगाई जाएं जो रशिया के साथ किसी किस्म के भी डिफेंस डील करती हैं या रशिया से कोई वेपन्स खरीदती हैं। तो इस बिल के अंदर ये प्रपोज किया गया है कि इंडिया को एग्जेम्पशंस दी जाए, इंडिया को उस लिस्ट में शामिल ना किया जाए। अगर इंडिया रशिया से वेपन्स लेता है तो इंडिया के ऊपर सैंक्शंस ना लगाए जाए, मतलब इंडिया को इम्यूनिटी हासिल हो, बाकी कंट्रीज के ऊपर जो है वो सैंक्शंस लगे लेकिन इंडिया के ऊपर जो है वो सैंक्शंस ना लगे। और अब ये जो चीजें आपको नजर आती हैं, इसका क्या मतलब है? इंडिया क्यों जो है वो अमेरिका क्यों जो है वो इंडिया में इतना इंटरेस्टेड है? इसका मतलब यही है कि इंडिया जो अमेरिका जो है वो इंडिया के साथ इंटरेस्टेड इसलिए है क्योंकि वो रीजन में चाइना के बढ़ते हुए इन्फ्लुएंस को रोकना चाहता है। अगर चाइना और पाकिस्तान के दरमियान ताल्लुकात अच्छे ना होते तो कभी भी इंडिया जो अमेरिका जो है वो इस तरह की शायद डील जो है वो ना करता है, इस तरह का बिल जो है वो ना पेश करता है। ये सजेस्ट करता है कि इंडिया को डिफेंस में, टेक्नोलॉजी में और इकोनॉमिक मामलात में अमेरिका की सपोर्ट हासिल होगी और इसका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव जो है वो क्या होगा? चाइना को काउंटर करना, चाइना के इन्फ्लुएंस को जो है वो रोकना। अब सवाल ये है कि क्या ये बिल पास हो सकता है? अभी ये बिल पास होता हुआ नजर नहीं आ रहा और उसकी वजह यह है कि अभी इलेक्शन का साल है और वहां पर पाकिस्तानी डायस्पोरा भी बहुत ज्यादा तादाद में रहता है, तो जिसकी वजह से वो बिल जो है वो शायद अभी पास ना हो, उसके पॉलिटिकल रिपरकशंस आ सकते हैं। बट फ्यूचर में ये बिल पास हो सकता है और ना सिर्फ पास हो सकता है बल्कि इसको बाई पार्टीजन सपोर्ट जो है वो हासिल हो सकती है। बाई पार्टीजन सपोर्ट का मतलब है कि इसको
दोनों मेजर पार्टी जो अमेरिका की हैं, डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स, उनकी सपोर्ट हासिल हो सकती है, क्योंकि दोनों के ही इंडिया के साथ स्ट्रॉन्ग टाइज है और दोनों में ही एक स्ट्रॉन्ग जो है वो इंडियन सपोर्टर जो है वो पाए जाते हैं, यानी कि स्ट्रॉन्ग यूएस इंडिया जो है लॉबी जो है वो आपको इन दोनों पार्टीज में नजर आती है। तो फ्यूचर में ये बिल आ भी सकता है और फ्यूचर में ये बिल जो है वो पास भी हो सकता है। तो यहां तक तो बेटा आपको बात की समझ आ गई होगी कि ये बिल जो है वो क्या है। अब इस बिल के पॉसिबल रिपरकशंस, पॉसिबल इम्पैक्ट जो है वो पाकिस्तान के ऊपर क्या है। मतलब एक तो जब इंडिया के पास मॉडर्न वेपन आएंगे तो पाकिस्तान की अपने आप को डिफेंड करने की जो सलाहियत है वो थोड़ी सी वीक हो जाएगी। ठीक है। और इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान इंडिया की तरफ से किसी भी हमले को रोकने की सलाहियत खो बैठेगा, या हमारी सलाहियत जो है वो वीक हो जाएगी। एक तो ये हो गई। दूसरी चीज, पाकिस्तान के अंदर जो अगर यूएस की सपोर्ट, पर्टिकुलरली डिफेंस सपोर्ट खत्म हो जाएगी, जैसे इस बिल के अंदर प्रपोज किया गया है, तो पाकिस्तान जो टेररिज्म के खिलाफ लड़ रहा है, पर्टिकुलरली इन बलूचिस्तान, इन खैबर पख्तूनख्वा, उस पे जो है वो एक बड़ी जो है वो चोट चोट लगेगी और वो प्रोसेस जो है वो स्लो हो सकता है, क्योंकि हम जो है वो अमेरिका से एड लेते हैं डिफेंस के पर्पस के लिए, सिक्योरिटी पर्पस के लिए। तो अगर वो रुक जाएगी तो फिर हमारी ये जो काविशें हैं, ये जो कोशिशें हैं टेररिज्म को खत्म करने की, इनको जो है वो धचका लगेगा। और पाकिस्तान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है, ये भी पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के डिफेंस के लिए जो बड़ा क्रूशल है। और अगर अमेरिका की सपोर्ट पाकिस्तान के साथ खत्म हो जाती है तो इस न्यूक्लियर प्रोग्राम को भी एक थ्रेट लाक हो सकता है। तीसरी चीज बेटा, पाकिस्तान की इकोनॉमी जो ऑलरेडी स्ट्रेन्ड कंडीशन में है, जो ऑलरेडी जो है वो क्या कहते हैं, डिबिलिटेटेड है और तबाह हो चुकी है, तो उसको मजीद नुकसान पहुंचेगा, प्राइसेस हाई हो जाएंगी, ट्रेड प्रॉब्लम्स होंगी, पाकिस्तान का कर्जा मजीद बढ़ेगा, तो पाकिस्तान के लिए चीजें मजीद वर्स हो जाएंगी। तो अब होना क्या चाहिए, पाकिस्तान कर क्या सकता है। देखें, पाकिस्तान सबसे पहले तो डिप्लोमेटिक रिस्पांस जो है वो दे। डिप्लोमेटिक रिस्पांस, पाकिस्तान क्लियर कम्युनिकेशन करे विद अमेरिका रिगार्डिंग एलिजिट सपोर्ट ऑफ वायलेंट ग्रुप। मतलब हम जो पाकिस्तान के ऊपर ये इस बिल के अंदर इल्जाम लगाया गया, पाकिस्तान जो है वो इंडिया में होने वाली टेररिस्ट एक्टिविटीज को जो है वो प्रमोट करता है, तो पाकिस्तान इसके बारे में क्लियर जो है वो क्लियर कट अमेरिका से कम्युनिकेट करे और उन्हें बताए कि ये जो नेगेटिव परसेप्शन इंडिया बिल्ड कर रहा है ये गलत है। ठीक है। पाकिस्तान को अपनी पोजीशन क्लियरली और कामली थ्रू डिप्लोमेटिक चैनल जो है वो क्लियर करनी चाहिए, और ताकि उनको ये बात समझ आए। ये आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएं कि क्या पाकिस्तान ये कर सकेगा कि अमेरिका के पल्ले में ये बात डाल दे कि भाईजान हम जो है वो टेररिज्म नहीं करते, या हम जो है वो इंडिया के अंदर टेररिज्म को सपोर्ट नहीं कर सकते, या हमारी जो डिप्लोमेसी है, या हमारे जो क्या कहते हैं, हमारी जो हुक्मरान है उनके अंदर इतनी सलाहियत है कि वो इस तरह की बात अमेरिका को समझा सकते हैं। दूसरा, पाकिस्तान को एक स्ट्रॉन्गर फॉरेन पॉलिसी की जरूरत है। पाकिस्तान को एक असर्टिव स्ट्रॉन्ग फॉरेन पॉलिसी को लेकर चलना चाहिए, स्पेशली तब जब इंडिया जो है वो अ, इस बिल के जरिए पाकिस्तान के और अमेरिका के ताल्लुकात को मजीद खराब करना चाहता है। पाकिस्तान को फर्मली स्टैंड लेना चाहिए और जितने भी अपने अलाइज हैं या जितने भी अपने इत्तेहादी हैं उनके थ्रू अमेरिका को ये बात बावर करानी चाहिए कि इंडिया अल्टीमेटली पाकिस्तान के अंदर जो है वो टेररिस्ट एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है, ना कि पाकिस्तान जो है वो वहां पर टेररिज्म कर रहा। तो ये तभी हो सकेगा जब पाकिस्तान अग्रेसिव डिप्लोमेसी जो है वो करेगा। तीसरी चीज जो बच्चे पाकिस्तान कर सकता है, वो पाकिस्तान अमेरिका को ये रियलाइज कराए कि अगर ये बिल पास होता है तो इससे पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात खराब होंगे और पोटेंशियली अमेरिका जो है वो रीजन में अपना एक इत्तेहादी खो देगा। ठीक है। तो ये चीजें पाकिस्तान जो है वो कर सकता है, और इन तमाम चीजों के लिए आपको जो है वो स्ट्रॉन्गर डिप्लोमेसी और अग्रेसिव डिप्लोमेसी की जो है वो जरूरत है। और अगर इन चीज़ों को केयरफुली हल ना किया गया, या इन चीज़ों को केयरफुली हैंडल ना किया गया, पाकिस्तान ने इस बिल को सीरियस ना लिया, तो इसके रिपरकशंस जो है वो पाकिस्तान के लिए सीरियस हो सकते हैं। तो ये बेटा इस एडिटोरियल में बात की गई है।
अब बेटा हमारा जो दूसरा एडिटोरियल है ये द नेशन न्यूज़पेपर में व्हाई इज पाकिस्तान एट वॉर विद इटसेल्फ के टाइटल से जो है वो पब्लिश हुआ है। टाइटल ही बता रहा है कि ये पाकिस्तान की जो स्ट्रगल है उसके बारे में डिस्कस कर रहा है, स्ट्रगल इन डिफरेंट पर्सपेक्टिव। पाकिस्तान एक ऐसा कंट्री है जिसकी जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन जो है वो बड़ी वाइटल है। यहाँ पे यंग पॉपुलेशन और यंग के साथ एनर्जेटिक पॉपुलेशन जो है वो पाई जाती है। पाकिस्तान रिच इन नेचुरल रिसोर्सेज है, लेकिन फिर भी सन 2000 से लेकर 2024 तक, अभी उससे पीछे की बात तो नहीं करते, इस एडिटोरियल में जो जिक्र किया गया वो ये है कि 2000 से लेकर 2024 तक पाकिस्तान, ये और अभी भी तक नहीं बल्कि अभी तक 2024 तक पाकिस्तान जो है वो कंटिन्यूसली डिफरेंट मसाइल का शिकार है। होना तो ये चाहिए था कि पाकिस्तान को थ्राइव करना चाहिए था, पाकिस्तान की इकोनॉमी को बढ़ना चाहिए था, बट पाकिस्तान की इकोनॉमी जो है वो उल्टा डाउनफॉल का शिकार हो गई है। सोशल ब्रेकडाउन हमारे मुल्क में जो है वो हो गया है, पॉलिटिकल केओस जो है वो हमारे मुल्क में जो है वो चल रहा है। तो सवाल ये है कि ऐसा क्यों हुआ। अब बच्चे जियोग्राफिकल लोकेशन के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले तो जियोग्राफिक लोकेशन होती क्या है। जियोग्राफिक लोकेशन का मतलब ये है कि आपका मुल्क दुनिया में कहाँ पर मौजूद है, आपके मुल्क की दुनिया के मैप पर कहाँ पर क्या पोजीशन है, कहाँ पर ये मौजूद है, और वो लोकेशन आपकी कितनी आपके लिए वैल्यूएबल हो सकती है। मतलब हाउ वैल्यूएबल अ लोकेशन फॉर अ कंट्री बिकॉज वेयर इट इज सिचुएटेड इन द वर्ल्ड, कहाँ पर वो दुनिया में मौजूद है, ये जो है वो इसकी जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन जो है वो बताती है हमें। अब पाकिस्तान जो है इसकी जो जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। पाकिस्तान जो है वो साउथ एशिया, सेंट्रल एशिया और मिडल ईस्ट के क्रॉस रोड पर मौजूद है, जिसकी वजह से पाकिस्तान को जो है वो एक इंपॉर्टेंट ट्रेड रूट आप कंसीडर कर सकते हैं फॉर दीज रीजन्स। अब होना तो ये चाहिए था कि पाकिस्तान जो है वो एक सेंटर ऑफ ट्रेड बनता, सेंटर फॉर कल्चर बनता, पर इसके बरक्स पाकिस्तान जो है वो एक बैटल फील्ड बन गया ग्लोबल पावर्स के लिए। पाकिस्तान की कंटिन्यूस कॉन्फ्लिक्ट विद इंडिया ओवर कश्मीर, इसने हमारे रिसोर्सेज को ड्रेन कर दिया। पाकिस्तान की अफगानिस्तान के अंदर इन्वॉल्वमेंट पाकिस्तान के अंदर अफगान रिफ्यूजीज को ले आई, पाकिस्तान के अंदर शिद्दत पसंदी को ले आई, और पाकिस्तान के इकोनॉमिक क्राइसिस को इन्होंने मजीद बढ़ा दिया, जिससे कंट्री मजीद जो है वो डिस्टेबलाइजेशन की तरफ चला गया। अगर हम इकोनॉमिक कोलैप्स की बात करें तो पाकिस्तान के पास अबंडेंट रिसोर्सेज हैं, गैस के, कोल के, और हमारी ज़मीन बड़ी फर्टाइल है, येट हम लोग जो है वो इकोनॉमिक क्राइसिस का शिकार हैं। और उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि हमारे मुल्क में करप्शन है, पुअर लीडरशिप है, जो हमें इन क्राइसिस से निकाल ही नहीं सकी। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएं कि पाकिस्तान जो है वो करप्शन इंडेक्स, परसेप्शन इंडेक्स में कौन से नंबर पर जो है वो अभी मौजूद है। पाकिस्तान करप्शन और मिसमैनेजमेंट की वजह से जो पैदा होने वाली क्राइसिस है उनसे लड़ने के लिए कंटिन्यूसली फॉरेन एड, लोन्स उनके ऊपर जो है वो इन्हिसार करता है, जिसकी वजह से पाकिस्तान जो है वो डेट ट्रैप में फंस गया। फिर इंडस्ट्रियल चैलेंज, पाकिस्तान की इंडस्ट्री जो है वो चैलेंजेस का शिकार है, और ड्यू टू एनर्जी शॉर्टेज, हाई प्रोडक्शन कॉस्ट, और हमारी गवर्नमेंट्स की इनकंसिस्टेंट पॉलिसीज। मैंने रिसेंटली जो पिछली वीडियो थी उसमें बताया था कि पाकिस्तान की जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वो बहुत ज़्यादा जो है वो क्या कहते हैं अफेक्ट हो रही है, और उसकी वजूहात भी मैंने आपके साथ डिस्कस की थी। तो पाकिस्तान के जो इंडस्ट्रियल क्राइसिस हैं वो भी बढ़ते जा रहे हैं, जिसकी वजह से हमारी इकोनॉमी इफेक्ट कर रही है। हमारे मुल्क में स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइजेस हैं, जिनको कंट्रीज जिनका मकसद ये होता है कि वो कंट्री की इकोनॉमी को सपोर्ट करें, वो भी जो है वो अपने सर्वाइवल की जंग लड़ रही हैं। मतलब उनके लिए भी सर्वाइव करना जो है वो मुश्किल हो गया है। फिर एग्रीकल्चरल डिक्लाइन, एग्रीकल्चर, पाकिस्तान एक एग्रीकल्चरल कंट्री है, और इसको तो स्ट्रॉन्ग एरिया होना चाहिए था, इसको हमारी इकोनॉमी का एक मेजर पिलर होना चाहिए था, लेकिन हमने आउटडेटेड प्रैक्टिसेस, वाटर शॉर्टेजेस, पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर, वही लीडरशिप के क्राइसिस की वजह से इस इदारे को भी खराब कर दिया। हमारे जो फार्मर्स हैं वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो रहे हैं गवर्नमेंट की इनकंसिस्टेंट पॉलिसीज़ की वजह से, और उसके जैसे कि अनफेयर प्राइसेस हैं क्रॉप्स की, लाइक वीट, और वीट के ऊपर तो आपको पता ही है कि इस साल बड़े जो है वो हंगामे भी हुए और बड़ी जो है वो प्रोटेस्ट भी हुए पंजाब के अंदर पर्टिकुलरली। फिर उसके बाद सोशल डिसइंटीग्रेशन आपको सोसाइटी में नज़र आती है। सोशल डिसइंटीग्रेशन में आपके एजुकेशनल क्राइसिस, पाकिस्तान का जो एजुकेशन सिस्टम है वो फेल हो चुका है। मिलियंस ऑफ चिल्ड्रन जो है वो
स्कूल से बाहर हैं और बेसिक एजुकेशन ही उनको नहीं मिल पा रही। स्किल्ड वर्कर्स हमारे पास नहीं है। जेंडर इनइक्वलिटी हमारे मुल्क में बहुत ज्यादा है। सेक्टेरियन वायलेंस, शिया सुन्नी फसादात, मुसलमान गैर मुस्लिम फसादात, ये जो है वो बहुत ज्यादा हमारे मुल्क में होने लगे हैं। फिर पॉलिटिकल केओस में अगेन वही बात कि जी हाई लेवल पे जो करप्शन होती है उसने हमारी जो यूथ है, हमारी जो आवाम है, उसको एक्सट्रीमिज्म की तरफ धकेल दिया है। हमारी को गवर्नेंस है वो वीक है। पॉलिटिकल पार्टीज ज्यादातर उन लोगों पर रिलाई करती है जो कि लॉयल हैं उनके साथ, रादर देन उन लोगों पे जो कि कॉम्पिटेंट हैं। इसकी वजह से इदारों में उन लोगों को लगा दिया गया है जो लॉयल तो हैं बट कॉम्पिटेंट नहीं है, जिसकी वजह से इदारे हमारे खराब होते जा रहे हैं। हमारी जो ब्यूरोक्रेसी है वो इनएफिशिएंट है, वो पॉलिटिकली बाइज्ड है, जिसकी वजह से मुल्क के अंदर एक साइकिल ऑफ इंस्टेबिलिटी जो है वो स्टार्ट हो गया। वे फॉरवर्ड क्या है? वे फॉरवर्ड मैं नहीं बताऊंगा, इस एडिटोरियल में बताया हुआ, आप लोगों ने बताना है कि वे फॉरवर्ड क्या है, और ये कमेंट सेक्शन में आप बताएंगे कि किस तरीके से पाकिस्तान इन मसाइल से बाहर निकल सकता है। तो ये बेटा इस एडिटोरियल के अंदर जो है वो बात की गई थी। अच्छा बच्चे, हमारा जो नेक्स्ट एडिटोरियल है इसका टाइटल है चाइल्ड राइट्स क्राइसिस, और ये डॉन न्यूज़ में जो है वो पब्लिश हुआ है। और बेसिकली ये लिखा गया है क्लाइमेट चेंज के जो बच्चों के हकूक पर, चाइल्ड राइट्स पर इम्पैक्ट्स हैं उनके पर्सपेक्टिव में। आपको पता ही है कि क्लाइमेट चेंज की वजह से जो ये समर है ये दुनिया में ही बहुत ज़्यादा गर्म जो है वो गुजरा है, और हर महीना पिछले महीने से ज़्यादा गर्म जो है वो गया है। और ये जो एक्सट्रीम हीट है ये सिर्फ बड़ों के लिए ही अनकंफर्टेबल जो है वो नहीं है, बल्कि बच्चों के लिए भी, पूरी दुनिया के बच्चों के लिए एक सीरियस प्रॉब्लम बन गई है। क्लाइमेट क्राइसिस जो है बच्चों के जो बेसिक राइट्स हैं, मतलब राइट ऑफ हेल्थ, राइट ऑफ एजुकेशन और सेफ एनवायरनमेंट, इसको जो है वो डिस्टर्ब कर रही है। इस पर्सपेक्टिव में जो है वो ये एडिटोरियल जो है वो लिखा गया है। ये एडिटोरियल कहता है कि क्लाइमेट चेंज जो है उसकी वजह से एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स लाइक हीट वेव्स, फ्लड्स एंड वाइल्ड फायर जो है उनकी तादाद में इजाफा हो गया है। और ये इवेंट तमाम लोगों के लिए, स्पेशली बच्चों के लिए जो है वो ज़्यादा डेंजरस हैं, और क्योंकि वो ज़्यादा वल्नरेबल हैं हेल्थ इश्यूज़ के इन क्लाइमेट चेंज की वजह से। तो क्लाइमेट चेंज के इफेक्ट कोई एक साल दो साल के लिए नहीं है, बल्कि बच्चों को पूरी ज़िंदगी के लिए जो है इफेक्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल, एक बच्चा जो पैदा हुआ है वो अपनी सारी ज़िंदगी ज़्यादा हीट बर्दाश्त करेगा उस आदमी की निस्बत जो कि 2020 से पहले के हैं, या मतलब 2020 तक जो है वो जितनी हीट उन्होंने बर्दाश्त की है उसके बाद पैदा होने वाले बच्चे उनसे ज़्यादा ही हीट बर्दाश्त करेंगे। मतलब अगर 2020 तक लोगों ने जो है वो एवरेज टेम्परेचर 42 जो है बर्दाश्त किया है, तो उसके बाद पैदा होने वाले बच्चे एवरेज टेम्परेचर पाकिस्तान के अंदर 44 45 सपोज बर्दाश्त करेंगे। फिर आगे बेटा ये एडिटोरियल बात करता है कि पूरी दुनिया में बच्चे जो है वो इस थ्रेट से अवेयर हैं। हमारे मुल्क में अवेयर नहीं है लेकिन दुनिया में अवेयर हैं, और कि किस तरीके से क्लाइमेट चेंज उनके लिए ख़तरा है और किस तरह जो है वो उनके लिए एक्शन लेने की ज़रूरत है। वो दुनिया में मूवमेंट चला रहे हैं। आपने एक बड़ी फेमस बच्ची का नाम सुना होगा, ग्रेटा थर्नबर्ग। थर्नबर्ग नाम था, ग्रेटा थर्नबर्ग, आप मुझे करेक्ट कर दीजिएगा, यही नाम था बच्ची का। शी वाज फ्रॉम स्वीडन, और जो वर्ल्ड वाइड फेम उनको मिली थी कि उन्होंने अपनी एफर्ट स्टार्ट की थी क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड। और इन्होंने पहली दफ़ा क्लाइमेट चेंज के बारे में पढ़ा था जब इनकी एज 8 साल थी, और शी वाज डीपली कंसर्न के क्लाइमेट चेंज जो है वो सीरियस इशू है और किस तरह से हमारे प्लेनेट को इफेक्ट कर रहा है। और इस बात का इनके अंदर एंगर भी था कि क्यों जो है वो गवर्नमेंट्स और वर्ल्ड लीडर्स जो है वो इस इशू के ऊपर जो है वो बात नहीं करते। तो जैसे जैसे इनकी एज बढ़ती गई वैसे वैसे जो है इनका कंसर्न भी और गुस्सा भी जो है वो बढ़ता गया लीडर्स के लिए। अगस्त 2018 में जब इनकी एज 15 साल थी तो इन्होंने फ्राइडे वाले दिन अपना स्कूल स्किप करना छोड़ दिया, और स्वीडिश पार्लियामेंट के सामने जाकर इन्होंने जो है एक प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया, और जिसमें कहते थे स्कूल स्ट्राइक फॉर क्लाइमेट।
और इसका मकसद ये था कि अपनी गवर्नमेंट को मजबूर करें कि वो क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड जो है वो जो है वो ये कुछ एक्शंस लें। और ये जो स्कूल स्ट्राइक फॉर क्लाइमेट, ये हर फ्राइडे को जो है वो करती होती थी। अब आपने बच्चे मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताना है कि स्वीडिश पार्लियामेंट का नाम क्या है। अब जब ये जो ग्रेटास की स्कूल स्ट्राइक, इसको दुनिया के लोगों को पता चला और स्वीडन के लोगों को पता चला, तो दूसरे स्टूडेंट्स भी हर फ्राइडे को स्कूल स्किप करके इसकी मूवमेंट के अंदर शामिल होने लगे। और अल्टीमेटली ये मूवमेंट जो है वो फ्राइडेज फॉर फ्यूचर के नाम से मशहूर हो गई। और फिर देखते देखते ये स्वीडन, और स्वीडन से फिर जो है वो पूरी दुनिया में फैल गई। और ये मूवमेंट इतनी फेमस हुई कि फिर इनको जो है वो इम्पोर्टेंट इंटरनेशनल मीटिंग्स में, कॉन्फ्रेंसेस में जो है वो बुलाया गया, पर्टिकुलरली यूनाइटेड नेशंस के अंदर, जहां पर जाकर फिर इन्होंने स्पीचेस की। और फिर स्पीचेस के अंदर जो है वो इन्होंने इस इशू को जो है वो हाईलाइट करने की कोशिश की। तो कहने का मकसद ये है कि जो बच्चे हैं वो भी इस चीज़ को जो है वो अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि क्लाइमेट चेंज जो है वो उनके उनके राइट्स को वायलेट कर रहा है। यूनाइटेड नेशन ने तो इसको जो है स्ट्रक्चरल वायलेंस जो है वो बच्चों के लिए कंसीडर किया। अब स्ट्रक्चरल वायलेंस क्या है, ये भी आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे। जिन बच्चों ने जेंडर स्टडीज पढ़ी हुई है, दे विल बी वेल अवेयर कि स्ट्रक्चरल वायलेंस जो है वो क्या होता है। अब पाकिस्तान जैसा मुल्क जहां पर हाफ ऑफ द पॉपुलेशन इज अंडर 18, पाकिस्तान की आधी से ज्यादा पॉपुलेशन 18 साल से कम है, और वो सारे बच्चे क्लाइमेट चेंज से जो है वो अफेक्ट हो रहे हैं। और उन वो दे आर मोर मोर वल्नरेबल कि जो क्लाइमेट चेंज से असरात होंगे, उसके सबसे नुकसान होंगे, उससे सबसे ज़्यादा जो असरात हैं या क्लाइमेट चेंज के जो असरात हैं वो इनके ऊपर ही इफेक्ट करेंगे। अब क्लाइमेट चेंज के जो असरात हैं अकॉर्डिंग टू दिस आर्टिकल, वो डेवलपिंग कंट्रीज पर ज़्यादा है, जहाँ पर बच्चों की पॉपुलेशन कंपैरेटिवली ज़्यादा है उन कंट्रीज़ के जहाँ पे डेवलप्ड कंट्रीज कहलाते हैं, लाइक अमेरिका या फ्रांस वगैरह या यूरोपियन यूनियन की बात करें तो। और यही वो रीजन्स हैं जहां पर आपको एक्सट्रीम हीट नजर आती है, वाटर के इश्यूज नजर आते हैं, वाटर स्कार्सिटी है, पुअर एयर क्वालिटी है, जो कि डायरेक्टली बच्चों की हेल्थ और एजुकेशन को इफेक्ट करती है। अब जो क्लाइमेट चेंज है उससे सिर्फ बच्चों की हेल्थ इफेक्ट नहीं हो रही, बल्कि उनकी एजुकेशन भी इफेक्ट हो रही है। पाकिस्तान के अंदर ही देख लें कि गर्मी की वजह से स्कूल जो है वो जल्दी बंद कर दिए गए, और बच्चों की जो है वो तालीम उसको जो है वो इफेक्ट हुआ। सिर्फ इसी साल तकरीबन 80 मिलियन बच्चे जो है एशिया और अफ्रीका में, उन्होंने स्कूल की तालीम जो है वो काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट की, जो है उनकी काफ़ी ज़्यादा तालीम जो है वो इफेक्ट हुई है। वीक्स पे जो है वो वीकेंड के ऊपर जो है वो स्कूल नहीं जा सके, या कई कई महीने तक जो है वो उनके स्कूल बंद रहे। 80 मिलियन बच्चे जो है वो इसकी वजह से इफेक्ट हुए, और इसमें सिर्फ पाकिस्तान नहीं आता बल्कि इंडिया भी इसमें शामिल है। 2022 के अंदर ही तकरीबन 347 मिलियन चिल्ड्रन इन साउथ एशिया, सिर्फ साउथ एशिया की बात करें, 347 मिलियन जो बच्चे हैं वो साफ पानी से जो है वो दूर रहे, उन्हें साफ पानी मिल ही नहीं सका। ना मतलब ना पीने के लिए, ना जो है वो किसी और पर्पज के लिए, तो साफ पानी अवेलेबल ही नहीं है साउथ एशिया के बच्चों को। तो अब करना क्या चाहिए, अब करना ये चाहिए कि गवर्नमेंट्स को जो भी पॉलिसीज बनानी चाहिए, उनको बच्चों के पर्सपेक्टिव से बनाना चाहिए, बच्चों की नीड्स को देख के बनाना चाहिए, ताकि जो क्लाइमेट चेंज के असरात बच्चों पर हो रहे हैं उनको जो है वो कम से कम किया जा सके। क्योंकि अगर बच्चों पे के ऊपर असरात जो है वो क्लाइमेट चेंज के नेगेटिव होंगे, तो कल आने वाली जो जनरेशन हैं और पाकिस्तान या किसी भी मुल्क का फ्यूचर जो है वो ऑटोमेटिकली डिस्टर्ब होगा। तो नीड फॉर चाइल्ड सेंसिटिव क्लाइमेट पॉलिसीज, इसकी तरफ जो है वो जितनी भी गवर्नमेंट्स है किसी भी मुल्क की, उनको जाना चाहिए। और इसी तरीके से जो है वो आप बच्चों के राइट्स को जो है वो प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो ये बच्चे इस एडिटोरियल में बात की गई थी। इसके बाद बच्चे हमारा जो नेक्स्ट एडिटोरियल है वो चाइनाज न्यूक्लियर थ्रेट थ्योरी रियलिटी चेक के टाइटल से पाकिस्तान ऑब्जर्वर में जो है वो पब्लिश हुआ है। अब बेसिकली एडिटोरियल कहता है कि यूनाइटेड स्टेट जो है वो अपने न्यूक्लियर वेपन्स को अपने इत्तेहादी और अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए यूज करता है। और उसकी जो स्ट्रेटजी है वो ये बताती है कि न्यूक्लियर वेपन्स को किस तरीके से यूज किया जाना चाहिए, इनकी जरूरत क्या है, इनको कब यूज किया जाना है। मतलब अमेरिका की जो स्ट्रेटजी है न्यूक्लियर वेपन्स को लेकर, सिंपल वर्ड्स में कही जाए तो वो ये है कि वो अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए और अपने इत्तेहादियों को प्रोटेक्ट करने के लिए जो है वो न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल करना जो है वो जायज समझता है।
अब ये एडिटोरियल क्या कहता है, ये एडिटोरियल के ऊपर बात करते हैं। एडिटोरियल कहता है कि चाइना और अमेरिका के दरमियान बहुत सारी कोशिशें जारी हैं, थ्रू डिस्कशन, थ्रू ओपन कम्युनिकेशन, कि इनके दरमियान ताल्लुकात जो है वो बेहतर हों, और दोनों मुल्कों ने बराबर कोशिश भी की है ताल्लुकात को बेहतर करने की। लेकिन स्टिल अमेरिका जो है वो चाइना को क्रिटिसाइज करने से बाज नहीं आ रहा। अमेरिकन पॉलिटिशियंस फ्रॉम बोथ पार्टीज, इधर फ्रॉम रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स, कंटिन्यूसली चाइना को क्रिटिसाइज कर रहे हैं। और इवन जैसे मैंने अभी आपको इसी वीडियो में बताया कि इंडो यूएस डिफेंस एक्ट जो है वो बेसिकली चाइना को ही कर्टेल करने के लिए बनाया जा रहा है। तो यूएस कंटिन्यूसली जो है वो क्रिटिसाइज कर रहा है, चाइना को फॉर इट्स एक्शंस। ये शो करता है कि अमेरिका जो है वो कॉन्ट्राडिक्टरी अप्रोच या मुनाफिकाना अप्रोच लेके चलता है, कि एक तरफ वो चाइना से स्टेबल रिलेशनशिप चाहता है, दूसरी तरफ चाइना को कंटिन्यूसली जो है वो क्रिटिसाइज भी कर रहा है। अब रिसेंटली यूनाइटेड स्टेट के जो प्रेसिडेंट है जो बाइडन, उन्होंने अपनी यूएस मिलिट्री को जो है वो ऑर्डर दिए हैं कि वो पॉसिबल चाइना, रशिया और नॉर्थ कोरिया के साथ न्यूक्लियर कॉन्फ्लिक्ट के लिए तैयार रहें। दिस सजेस्ट दैट कि यूएस जो है वो पोटेंशियल न्यूक्लियर वार की तैयारियां कर रहे हैं, और किन के साथ? चाइना के साथ, रशिया के साथ और नॉर्थ कोरिया के साथ। और इसका ये भी मतलब है कि यूएस जितनी मर्जी बातें कर ले कि मैं चाइना के साथ अच्छे ताल्लुकात रखता हूं, लेकिन स्टिल उसकी अप्रोच जो है वो अग्रेसिव है, और वो अग्रेसिव मिलिट्री स्टांस पे यकीन रखता है। इट्स लाइक अ वार्निंग, कि वार्निंग सिनेरियो फॉर चाइना, कि चाइना जो है वो, उसको वार्निंग दी जा रही है कि कभी भी उसके ऊपर अमेरिका जो है वो न्यूक्लियर अटैक कर सकता है। अब मार्च के अंदर जो अमेरिकन प्रेसिडेंट है जो बाइडन, उन्होंने एक अमेरिका की सीक्रेट न्यूक्लियर स्ट्रेटेजी जो है वो उसको अप्रूव किया, जिसका नाम है न्यूक्लियर एम्प्लॉयमेंट गाइडेंस। अब ये स्ट्रेटेजी क्या करती है? ये स्ट्रेटेजी फोकस करती है चाइना की बढ़ती हुई न्यूक्लियर पावर को, और चाइना की बढ़ती हुई न्यूक्लियर पावर को अमेरिका अपने लिए थ्रेट समझता है। अब पेंटागन, जो कि यूएस मिलिट्री का हेडक्वार्टर है, वो ये समझता है कि अगले 10 या 20 सालों में चाइना की न्यूक्लियर वेपन्स रशियन न्यूक्लियर वेपन से भी ज्यादा खतरनाक हो जाएंगे, और चाइना की जो न्यूक्लियर ताकत है वो अमेरिका के लिए रशियन न्यूक्लियर पावर से ज्यादा थ्रेटफुल होगी। और ये कंपैरिजन अमेरिका का फेयर नहीं है, ये ठीक कंपैरिजन नहीं है, बल्कि इस कंपैरिजन को या इस स्ट्रेटजी को अमेरिका जो है वो अपनी न्यूक्लियर ताकत बढ़ाने के जो है वो एक एक्सक्यूज के तौर पे यूज कर रहा है, कि मैं चाइना के बारे में इस तरह की बातें करके वो अपनी न्यूक्लियर पावर को बढ़ाना चाहता है, और दुनिया को बताना चाहता है कि भाई मैंने तो ये ताकत सिर्फ और सिर्फ चाइना से बचने के लिए जो है वो बढ़ाई है अपनी। अब चाइना की जो न्यूक्लियर अप्रोच है वो डिफरेंट है। चाइना जो है वो नो फर्स्ट यूज पॉलिसी पे जो है वो बिलीव करता है, जिसका मतलब ये है कि चाइना सिर्फ और सिर्फ तब जो है वो न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल करेगा अगर इसके ऊपर पहले अटैक किया गया। इसका मतलब ये है कि अमेरिका के लिए चाइना के न्यूक्लियर वेपन्स थ्रेट नहीं होना चाहिए। चाइना किसी किस्म की भी न्यूक्लियर वार में इन्वॉल्व नहीं होना चाहता, ना ही न्यूक्लियर रेस का हिस्सा बनना चाहता। उनका प्रॉपर जो अपना ध्यान है वो किसके ऊपर है? अपनी इकोनॉमी के ऊपर है। और चाइना का इन न्यूक्लियर वेपन्स को बनाने का मकसद भी सिर्फ और सिर्फ अपनी सिक्योरिटी को इंश्योर करना है। जबकि यूएस जो है उसकी अप्रोच टोटली डिफरेंट है। अगर हम यूएस की न्यूक्लियर स्ट्रेटजीज की बात करें, तो यूएस की न्यूक्लियर स्ट्रेटजी डेटरेंस की है। यूएस की जो न्यूक्लियर स्ट्रेटजी है वो फर्स्ट यूज की है। यूएस किसी भी वक्त अपने वेपन्स को किसी भी मुल्क के ऊपर इस्तेमाल कर सकता है, अगर उसे लगता है कि वो और उसके अलाइज खतरे में हैं, तो वो बगैर जो है वो किसी किस्म की वार्निंग दिए, बगैर किसी किस्म के झगड़े के किसी भी मुल्क के ऊपर जो है वो हमला कर सकता है। तो देखने में तो अमेरिका की जो पॉलिसी है वो ज्यादा जो है वो खतरनाक लगती है, न्यूक्लियर पॉलिसी स्ट्रेटजी, रादर देन जो है वो चाइना। अब यूएस जो है वो अपने न्यूक्लियर वेपन्स को मॉडर्नाइज करने के लिए बहुत ज्यादा पैसा खर्च कर रहा है, और नए मिसाइल्स बना रहा है, नई सबमरीन्स बना रहा है, नए बॉम्बर्स बना रहा है। और आल्दो ये बहुत ज्यादा महंगे हैं, बट स्टिल अमेरिका जो है वो इनके ऊपर इन्वेस्ट कर रहा है। और जिसकी वजह से फ्यूचर में ये चीजें हमें चाइना के लिए थ्रेट बन सकती हैं, और पोटेंशियली एक क्या कह सकते हैं उसको, न्यूक्लियर वॉर जो है, एक न्यूक्लियर कॉन्फ्लिक्ट इन मुल्कों के दरमियान, पर्टिकुलरली चाइना और अमेरिका के दरमियान जो है वो फैल सकता है। अब चाइना के न्यूक्लियर वेपन्स इतने ज्यादा पावरफुल नहीं है जितने अमेरिकन हैं, और इनका सिर्फ और सिर्फ मकसद अपना डिफेंस है। यूएस के पास जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं वो दुनिया में सबसे ज्यादा एडवांस और सबसे ज्यादा पावरफुल हैं। और
चाइना ने अमेरिका की जो है वो ये स्ट्रैटेजी है, इसके ऊपर यही बात कही है कि ये स्ट्रैटेजी अमेरिका ने सिर्फ और सिर्फ एक एक्सक्यूज के तौर पे बनाई है, ताकि वो अपनी न्यूक्लियर एम्बिशंस को पूरा कर सके और अपने अलाइज को जो है वो न्यूक्लियर वेपन्स प्रोवाइड कर सके, ताकि चाइना चाइना को टैकल किया जा सके। अदरवाइज चाइना के न्यूक्लियर वेपन्स या चाइना का न्यूक्लियर प्रोग्राम जो है वो किसी किस्म का भी खतरा नहीं है अमेरिका के लिए या अमेरिकन अलाइज के लिए। तो अब चाइना जो है वो अमेरिका को यही बात कह रहा है कि आप अपने न्यूक्लियर बिल्डअप को, अपने न्यूक्लियर जो एक प्रोलिफरेशन है उस प्रोसेस को रोकें, न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट की तरफ जाएं और जितने भी इख्तलाफात हैं उनको जो है वो टेबल टॉक के जरिए आप हल करने की कोशिश करें, डिसआर्मामेंट करें, ताकि जो है वो पीस आए दुनिया में और एक स्टेबिलिटी आए। और ये तभी पॉसिबल हो सकेगा जब आप जो है वो न्यूक्लियर वेपन्स बनाना छोड़ेंगे और एक दूसरे के बारे में अननेसेसरी फेयर क्रिएट करेंगे या लोगों को बताना शुरू करेंगे कि जी फलाना कंट्री न्यूक्लियर वेपन्स बना रहा है तो हमें जो है वो उससे खतरा है। तो ये बातें जो है वो बच्चे इस एडिटोरियल के अंदर की गई हैं।